हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 12th चैप्टर बाजार के अन्य स्वरूप, और उसमें हमने अपूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में लास्ट वीडियो में डिटेल में अध्ययन किया। हमने जाना कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता किसे कहते हैं, जिसमें फर्मों की संख्या अधिक होती है और ये फर्में विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करती हैं। और ये विभेदीकृत किस तरह से होती हैं? इनकी गुणवत्ता, पैकिंग, ट्रेडमार्क, ब्रांड आदि के आधार पर वस्तु विभेदीकरण पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, फर्मों का जो समूह है उसे उद्योग कहते हैं। विक्रय लागतों में भिन्नता पाई जाती है, परिवहन लागतें पाई जाती हैं। ये सभी हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये भी जाना था कि उसमें औसत आगम और सीमांत आगम वक्र कैसा होता है, लोचदार होता है। अब हम बढ़ते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता का दूसरा पार्ट, अर्थात अल्पाधिकार के बारे में, कि ओलिगोपॉली, अल्पाधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओलिगोपॉली। याद रहेगा ना, हमने बोला था ना कि जिसकी भी आप कीवर्ड्स की हिंदी याद करते हैं उसकी इंग्लिश भी साथ में याद करते चलें। तो आज इस वीडियो में हम अल्पाधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि अल्पाधिकार किसे कहते हैं, किस किस तरीके के अल्पाधिकार पाए जाते हैं और अल्पाधिकार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं अल्पाधिकार के बारे में। अल्पाधिकार, ओलिगोपॉली, यही बताया था मैंने अभी। तो बच्चों, अल्पाधिकार बाजार की क्या संरचना होती है? जब हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड होते हैं, उसको हम अल्पाधिकार में शामिल कर लेते हैं। तो अल्पाधिकार में जो विक्रेताओं की संख्या होती है, कुछ का तात्पर्य बहुत ज़्यादा नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि लिमिटेड होती हैं, सीमित होती हैं। और इसमें क्या होता है, जो अल्पाधिकार बाजार में आप जानते हैं कि विक्रेता है वो सीमित मात्रा में हो गए, तो इसका मतलब वो कुल उत्पादन का बहुत सारा हिस्सा कवर कर लेते हैं। समझ में आ गया? यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अल्पाधिकार बाजार संरचना का वह रूप जिसमें विक्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है, जो कि समरूप और विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करती हैं। जो विक्रेताओं की संख्या थोड़ी या कुछ होती है, ये जो विक्रेता होते हैं वो समरूप वस्तु का उत्पादन भी करते हैं और विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। मतलब दोनों तरह की वस्तुओं का उत्पादन वो कर सकते हैं। जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता में क्या पढ़ा था, समरूप वस्तुओं का उत्पादन। फिर हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या पढ़ा, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन। तो यहाँ अल्पाधिकार में ना कोई समरूप है ना विभेदीकृत, दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पर फर्में करती हैं। और मैंने आपको बताया था कि फर्मों की संख्या कुछ होती है, अर्थात कुल उत्पादन में उनका हिस्सा बहुत कुछ होता है। तो एक भी फर्म यदि कोई स्टेप लेती है तो उसके स्टेप का मतलब वो जो भी क्रिया करती है उसका अन्य फर्मों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था कि कोई भी फर्म विक्रय कीमत को थोड़ा सा भी कम नीचे कर लेती है तो इससे क्या होता है, वो भारी हो जाती है। ऐसा वो कर ही नहीं पाती है क्योंकि उसका उत्पादन कैसा हो जाता है, फिर शून्य हो जाता है। हमने पढ़ा था ना कि वहां पर वो कुल उत्पादन को प्रभावित नहीं कर पाती क्योंकि फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। हमने यही जाना था। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी हमने यही जाना था। लेकिन यहाँ एक अल्पाधिकार में क्या होती है, फर्मों की संख्या कुछ होती है, अर्थात वह कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा उत्पादित करती है। तो आपको याद रहेगा ना, हम साथ साथ में बाकी से कंपैरिजन भी पढ़ते जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप एग्जाम्स में आपके बीच आपसे दोनों में कंपैरेटिवली भी तो पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक में अंतर बताइए, या फिर पूछ ले एकाधिकार और एकाधिकारात्मक में अंतर बताइए। तो आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें साथ साथ में लेकर चलनी चाहिए ताकि कि आप कंपैरेटिवली कर सकें कि उस बाज़ार में क्या था और इस बाज़ार में क्या है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। यदि एक वस्तु के दो विक्रेता होते हैं तो उसे द्वयाधिकार कहते हैं। हमने जब पढ़ा था तभी हमने बात की थी कि जब अधिक होते हैं तो क्या होता है, तब तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता के ही तो पार्ट है ये। उसके बाद जब फर्मों की संख्या कुछ होती है तो अल्पाधिकार होता है। लेकिन जब फर्मों की संख्या या विक्रेताओं की संख्या दो होती है तो उसे हम द्वयाधिकार कहते हैं, डुओपॉली कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस पे नहीं दे रखा। आपको केवल ये याद रखना है कि जहाँ दो विक्रेता होते हैं उसे हम द्वयाधिकार कहते हैं। ठीक है। अब अल्पाधिकार जो बाजार है उसके उदाहरण यदि हम डे टू डे लाइफ में देखें, हमारे आसपास देखें तो कौन है? जैसे कि वाहन उद्योग है। आपने यदि वाहनों के बारे में जानते हो तो आपने नाम सुने होंगे, हीरो, होंडा, सुने नहीं सुने? इसके अलावा मारुति है। तो इनके आप लिमिटेड ही नाम सुन पाएंगे। तो ये कौन सी संरचना में आते हैं? अल्पाधिकार में। सीमेंट उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, तो ये सभी आते हैं अल्पाधिकार बाजार संरचना के उदाहरण में। तो आपसे यदि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पाधिकार बाजार संरचना के उदाहरण दीजिए, तो आप इजीली दे पाएंगे ना? तो इसी तरीके से इसमें आंसर आएगा। तो अल्पाधिकार के उदाहरण क्या है? वाहन, सीमेंट, स्टील और एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों। अब जो अल्पाधिकार है उसके भी कई प्रकार हैं।
और वो भी कई प्रकार के आधार पर बांटे गए हैं। कोई बेसिस ले रखे हैं, उसके आधार पे अल्पाधिकार को कई भागों में बांटा गया है और इसकी पूरी टेबल आपकी बुक में बनाई हुई है, जिसको मैंने और भी इजी करके समझाने के तौर पे इसको एक सारणी में बता दिया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से डायग्राम में समझाया गया है कि अल्पाधिकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले है वस्तु विभेद के आधार पर। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अल्पाधिकार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन भी किया जाता है, तो विभेदीकृत का भी किया जाता है। तो इसी आधार पर अल्पाधिकार को दो भागों में बांटा गया है। वस्तु विभेद के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है पूर्ण अल्पाधिकार और एक होता है अपूर्ण अल्पाधिकार, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। और जो दूसरा बेसिस है वो है सहमति के आधार पर। सहमति के आधार पर अल्पाधिकार को दो भागों में बांटा गया है, कपट संधायी और गैर कपट संधायी। ठीक है बच्चों, एक तो है कपट संधायी अल्पाधिकार और एक है गैर कपट संधायी अल्पाधिकार। तो आपको याद रहेगा ना। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो प्रवेश करने की स्वतंत्रता के आधार पर। तो प्रवेश करना हमने बताया था ना, फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता है या नहीं है। तो उसके आधार पर अल्पाधिकार को दो भागों में बांटा गया है, खुला अल्पाधिकार और बंद अल्पाधिकार। आपको नाम से ही लग रहा होगा, खुला मतलब स्वतंत्रता, बंद मतलब स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो चौथा है वो है समन्वय के आधार पर। समन्वय के आधार पर अल्पाधिकार को दो भागों में बांटा गया है, व्यवसायी संघ अल्पाधिकार और संगठित अल्पाधिकार। ठीक है बच्चों, हम इनका डिटेल में अध्ययन आगे करेंगे। इसके बाद है कीमत नेतृत्व के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, आंशिक अल्पाधिकार और पूर्ण अल्पाधिकार। तो इस प्रकार से 5 बेसिस पे, समझ में आया, 5 बेसिस पे 5 आधारों पर अल्पाधिकार को बांटा गया है। आपके सामने है वस्तु विभेद के आधार पर, सहमति के आधार पर, उसके बाद है प्रवेश करने की स्वतंत्रता के आधार पर, समन्वय के आधार पर और कीमत नेतृत्व के आधार पर। और इनके भी जो दो पार्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। अब हम इनके डिटेल में अध्ययन कर लें कि सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु विभेद के आधार पर। ठीक है। तो वस्तु विभेद के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण। जैसा कि हमने तालिका में देखा था अभी। तो पूर्ण अल्पाधिकार मतलब क्या होता है, जो कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो वो अल्पाधिकार कौन सा हो गया, पूर्ण अल्पाधिकार। और जहां विभेदीकृत, मैंने बताया था ना, रंग, रूप, पैकिंग, ट्रेडमार्क आदि के आधार पर वस्तुओं में क्या कर दिया जाता है, विभेद कर दिया जाता है। तो जहां फर्मों में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे हम कौन सा अल्पाधिकार कहते हैं, अपूर्ण अल्पाधिकार। तो याद रहेगा, पूर्ण अर्थात समरूप वस्तुओं का उत्पादन, अपूर्ण अर्थात विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है बच्चों, फर्मों द्वारा समरूप वस्तु का उत्पादन पूर्ण अल्पाधिकार, विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन अपूर्ण अल्पाधिकार। ठीक है। अब जो दूसरा अल्पाधिकार का बेस है वो है सहमति के आधार पर। अब ये सहमति क्या हो गई अल्पाधिकार में, तो बच्चों अल्पाधिकार में क्या होता है, कुछ फर्में होती हैं। अब उन फर्मों के बीच में क्या होता है, आपस में यदि सहमति बन जाती हैं, वो सोचते हैं कि सबका ही लाभ हो जाए, सबका लाभ सबका कल्याण, आपने सुना ही होगा। तो सबका लाभ हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, वो आपस में समझौता कर लेते हैं और फिर कीमतें उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी फर्मों को लाभ होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अल्पाधिकार में कुछ फर्में तो बहुत बड़ी होती हैं और कुछ फर्में थोड़ी छोटी हो जाती हैं। तो कुछ फर्में जो बड़ी होती हैं वो छोटी फर्मों के साथ समझौता नहीं करती, या फिर फर्में बराबर भी होती हैं तो वो सोचती है नहीं, हमको तो किसी से मतलब नहीं है, हम तो हमारा लाभ हम ही कमाएंगे। तो आपस में कोई समझौता नहीं हो पाता। फर्में अपनी कीमत अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं, अपने हिसाब से अपना उत्पादन डिसाइड करती हैं। तो आपस में उनके बीच में कीमत युद्ध या प्रतियोगिता चलती रहती है। यदि समझौता हो जाता है तब तो कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, लेकिन यदि सब सेपरेशन से होती हैं, यदि उन दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं होता फर्मों के बीच में, तो वो आपस में कीमत प्रतियोगिता करती रहती हैं। तो इसी आधार पर बांटा गया है कपट संधायी अल्पाधिकार और गैर कपट संधायी अल्पाधिकार। ठीक है। तो कपट संधायी का अर्थ है कि आपस में क्या कर लेती हैं, फर्में समझौता कर लेती हैं, मिलकर कीमत और उत्पादन का निर्धारण कर लेती हैं। और गैर कपट संधायी अल्पाधिकार का अर्थ होता है कि फर्मों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों। तो यही यहाँ पर लिखा है, कपट संधायी अल्पाधिकार फर्में मिलकर कीमत व उत्पादन का निर्धारण करती हैं, और गैर कपट का अर्थ होता है फर्मों के मध्य किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होता। इनके बारे में आप डिटेल में जब आप कॉलेजेस में जाओगे या आगे की फर्दर स्टडीज़ करोगे तो उसमें डिटेल में काफ़ी दे रखा है इसके बारे में। समझ में आ गया। तो कपट अर्थात फर्में मिलकर डिसाइड करती हैं, समझौता कर लेती है, सहमति होती है। और गैर कपट अर्थात फर्मों के मध्य कोई समझौता नहीं होता। तो सहमति के आधार पर समझ में आ गया, आपस में सहमति है तो कपट, यदि सहमति नहीं है तो गैर कपट संधायी।
ठीक है बच्चों, आगे देखें तो आगे है प्रवेश करने की स्वतंत्रता के आधार पर। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि फर्में हैं उनका उद्योग में प्रवेश करने की स्वतंत्रता है तब तो खुला अल्पाधिकार, यदि फर्मों के उद्योगों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता नहीं है तो कौन सा अल्पाधिकार हो गया, बंद अल्पाधिकार। यही यहाँ पर है कि फर्में उद्योग में यदि आसानी से प्रवेश कर सकती हैं, अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या कुछ होती है ना, तो फर्में आपस में आसानी से क्या कर सकती हैं, आ जा सकती हैं, तो कौन से हो गई, खुला अल्पाधिकार। और फर्में यदि उद्योगों में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई ना कोई क्या होता है, बैरियर होती है, कोई ना कोई बाधा होती है, रुकावटें होती हैं, तब कौन सा होता है, बंद अल्पाधिकार। तो फर्मों को उद्योगों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा था हमारा प्रवेश करने की स्वतंत्रता के आधार पर। अब चौथा है वो है समन्वय के आधार पर। कौन सा है, समन्वय के आधार पर। तो यहाँ पर दो प्रकार में से बांटा गया है, एक तो है व्यवसायी संघ अल्पाधिकार और एक है संगठित अल्पाधिकार। तो व्यवसायी संघ अल्पाधिकार क्या होता है, यहाँ पर ये समझेंगे हम। तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्में मिलकर क्या कर लेती हैं, समझौता कर लेती हैं, या फर्में सेपरेशन से काम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यवसायी संघ अल्पाधिकार में क्या होता है, जब वस्तुओं का विक्रय केंद्रीयकृत, मतलब जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का नाम सुना है, तो क्या होता है, सारी सत्ता कहाँ पर चल जाती है, एक सेंट्रल, एक हमें मान सकते हैं एक आलाकमान होता है, वहाँ से सब कुछ डिसाइड हो जाता है। तो इन अल्पाधिकार का में जो फर्में होती है उनका ग्रुप होता है और उसमें भी एक सेंट्रल होता है, मतलब केंद्रीकृत होता है, और वहाँ से क्या होता है, सब चीज़ों के डिसीजन लिए जाते हैं। तब उनके द्वारा जब डिसीजन लिया जाता है, मतलब हमें मान लें कि जैसे कि सूती वस्त्र उद्योगों है, उनका पूरा क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब उनका ग्रुप बनने के बाद और उसके ऊपर जो ग्रुप का एक हेड बना रखा है उन्होंने, जो कि पूरा इंचार्ज है, वो सब कुछ संभालता है, तो उसके द्वारा जब क्या किए लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, तो वो कहलाता है व्यवसायी संघ अल्पाधिकार। समझ में आ गया कि वस्तुओं का विक्रय केंद्रीकृत व्यवसायी संघ द्वारा किया जाता है। छोटी छोटी फर्में काम करती हैं और उसके ऊपर एक सेंट्रल, मतलब केंद्रीकृत, उनको केंद्रीकृत करने का काम होता है, और उसके द्वारा जब वस्तुओं का विक्रय किया जाता है तो वो हो गया केंद्रीकृत व्यवसायी संघ द्वारा। और दूसरा है संगठित अल्पाधिकार, जब फर्में कीमत व उत्पादन की मात्रा निर्धारण के लिए स्वयं को संगठित कर लेती हैं। समझ में आया, फर्में सब सेपरेट होती हैं और ये आपस में संगठित करके एक दूसरे को और फिर कीमत और उत्पादन मात्रा का निर्धारण कर लेती है। फर्में सब अलग अलग होती हैं, आपस में संगठित होकर और फिर करती हैं कीमत व उत्पादन का निर्धारण, तब तो हो गया संगठित। और जब इन फर्मों के ऊपर भी कोई सेंट्रल केंद्रीकृत फर्म होती है और वो निर्धारण करती है कीमत व उत्पादन मात्रा का या विक्रय का, तो उसे हम कहते हैं व्यवसायी संघ अल्पाधिकार। समझ में आ गया व्यवसायी संघ अल्पाधिकार क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि संगठित अल्पाधिकार क्या होता है। तो ये है समन्वय के आधार पर। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जब फर्में क्या होती हैं, सेपरेशन से होती हैं, मिलकर क्या करती हैं, कीमत व उत्पादन का निर्धारण करती हैं, तब तो हो गया संगठित। और जब फर्मों के समूह के ऊपर एक, उनको जब इकट्ठा हुआ, उनके ऊपर एक केंद्रीकृत व्यवसायी संघ होता है और उसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है विक्रय मात्रा का, तो उसे हम कहते हैं केंद्रीकृत व्यवसायी संघ अल्पाधिकार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये दो भागों में बांटा गया है। इसके बाद है कीमत नेतृत्व के आधार पर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अल्पाधिकार में कुछ फर्में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, कुछ फर्में छोटी होती है, ऐसा भी हो सकता है, या सभी फर्में क्या होती है, इक्वल होती है। अब जिसके पास उत्पादन के साधनों का अधिक अधिकार होता है, ज़्यादा उनके पास कच्चा माल होता है, ज़्यादा साधन होते हैं, तो वो एक बड़ी फर्म बन जाती है। जैसे कि हम हमारे देश में देखें तो अंबानी ग्रुप्स हैं, उनमें यही होता है कि वो रिलायंस की जो है उसके पास एक काफ़ी उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, एक वो बड़ी फर्म है। तो जब एक बड़ी फर्म के द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं कीमत या उत्पादन के द्वारा, तो वो कौन से होता है, आंशिक अल्पाधिकार। कौन सा होता है, आंशिक अल्पाधिकार। और जब फर्में क्या होती हैं, सेपरेट होती है, सभी फर्म इक्वल होती हैं, आपस में एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है, तो उस अल्पाधिकार को हम कहते हैं पूर्ण अल्पाधिकार। समझ में आ गया। यही यहाँ पर लिखा है कि जब कीमत निर्धारण एक बड़ी फर्म द्वारा, जिसे कीमत नेतृत्व करता फर्म कहते हैं, मतलब एक बड़ी फर्म होती है, बाकी छोटी फर्म होती है अल्पाधिकार में, तो वो जो कीमत वो जो डिसाइड करती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर उसी का अधिकार है, कुल उत्पादन में उसका एक बड़ा हिस्सा होता है, तो उसको अपना आप ही वो शक्ति मिल जाती है कि कीमत को निर्धारित करने की। तो वो क्या हो गई, एक बड़ी फर्म हो गई और उसके द्वारा निर्धारण किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं आंशिक अल्पाधिकार। मतलब आंशिक पार्ट हो गया ना, सबको तो कोई डिसीजन करने की पावर नहीं मिली, केवल उसी को मिली है, तो इसी हो गया आंशिक अल्पाधिकार। और जब फर्में सब इक्वल होती हैं, फर्मों को आपस में सभी अधिकार होते हैं और फर्म क्या करती हैं, सभी मिलकर क्या करती हैं, कीमत व उत्पादन का निर्धारण करती है, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण अल्पाधिकार।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि आंशिक और पूर्ण क्या आता है कि फर्मों में परस्पर निर्भरता होती है, एक दूसरे की कीमत उत्पादन नीति से क्या होती है, प्रभावित होती है। अब वो क्या करती हैं, सेपरेशन से अपने अलग अलग क्या करती हैं, कीमत का निर्धारण करती हैं, तो एक दूसरे की कीमत नीति से भी क्या होती हैं, वो प्रभावित होती हैं, उनमें परस्पर निर्भरता पाई जाती है। यदि एक ने कीमत कम कर दी तो दूसरी भी उसकी नकल करके कीमत कम कर सकती है या फिर कुछ और रिएक्शन कर सकती है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से फर्मों के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। आ गया? तो ये था यहाँ पर अल्पाधिकार के प्रकार जो कि हमने यहाँ पर जाने। तो किस प्रकार से जाने हमने? यहाँ पर 5 प्रकार से हमने अल्पाधिकार के प्रकारों को जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम अल्पाधिकार की बारे में कि अल्पाधिकार में क्या होता है कि फर्में प्रतिस्पर्धा से मुक्त होने के कारण संगठित होकर अल्पाधिकार का रूप ले लेती हैं। यहाँ पर अल्पाधिकार में क्या होती हैं, जो फर्में हैं वो नहीं चाहते कि आपस में कोई कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो, तब तो क्या कर लेती हैं, वो मुक्त होकर आपस में संगठित हो जाती हैं और फिर वो अल्पाधिकार का रूप ले लेती है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, किसी का भी फायदा नहीं होता। एक ने कीमत कम की तो दूसरे ने भी की, तो इससे किसका फायदा होता है, उपभोक्ता का फायदा होता है, विक्रेताओं का फायदा तो नहीं होता। तो वो आपस में क्या कर लेती हैं, समझौता कर लेती है, संगठित हो जाती हैं और अल्पाधिकार का रूप ले लेती हैं। बहुत अधिक निवेश के कारण, बड़े पैमाने के प्रतिफल के कारण कुछ बड़ी फर्में ही उत्पादन में क्रियाशील रह पाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत अधिक निवेश होता है, पैमाने के बड़े प्रतिफल होते हैं, तो ये हर कोई फर्म अफोर्ड नहीं कर पाती, तो इसीलिए कुछ ही फर्में यहाँ पर टिक पाती हैं, बाकी फर्मों को निकलना ही होता है। उनको क्या होती है, हानि, क्योंकि फर्मों ने यदि आपस में समझौता कर लिया तब तो सबका लाभ होगा। और यदि फर्में आपस में अलग अलग क्या कर रही हैं, कीमतों का निर्धारण कर रही हैं, तो कुछ फर्मों को हानि भी तो होगी। तो हानि होने पर क्या होगा, मैंने बताया ना, पैमाने के बड़े प्रतिफल होते हैं और बहुत अधिक निवेश होता है, तो ऐसे में हर कोई फर्म उसको अफोर्ड नहीं कर पाती और वो निकल जाती है। इसीलिए अल्पाधिकार यहाँ पर सर्वाइव कर पाता है। तभी तो कहते हैं अल्पाधिकार में कुछ ही फर्में होती हैं। अर्थात यहाँ पर यदि आपको देखेंगे कि यदि किसी को लाभ नजर आएगा तब तो वो टिका रहेगा, यदि उसको हानि होगी तभी वो क्या होगा, वहाँ से निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अल्पाधिकार किस तरीके से पाया जाता है, अल्पाधिकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अल्पाधिकार हमने बताया ना, फर्मों की कुछ संख्या होती है जो कि समरूप और विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करती है और बड़े पैमाने के प्रतिफल के कारण, बहुत अधिक निवेश के कारण ही फर्में अल्पाधिकार में क्या हो पाती हैं, टिक पाती हैं, अन्यथा वो बाहर हो लेती हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं अल्पाधिकार की विशेषताओं के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है और इसकी विशेषताओं से आपको अल्पाधिकार का पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ओलिगोपोली अल्पाधिकार होता क्या है। ठीक है बच्चों, कि अल्पाधिकार की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है पारस्परिक निर्भरता। क्या है, पारस्परिक निर्भरता। आपस में फर्में क्या होती हैं, निर्भर होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि फर्मों में आपस में निर्भरता पाई जाती है, फर्में अपने आप एक दूसरे की कीमत पर उत्पादन नीति को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। ठीक है, दूसरा है इसका प्रतियोगिता। आपस में प्रतियोगिता का जो असली रूप है वो अल्पाधिकार में ही देखने को मिलता है। तीसरा विज्ञापन। तो अल्पाधिकार में विज्ञापन इतना प्रभावी होता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट देता है, आपने देखे भी होंगे, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया तो आपके दिमाग में आ गया होगा, वाहन के कितने ऐड आते होंगे आपके, जो न्यूज़पेपर में देख लो या फिर आप किस में अपनी टीवी में देखो या मोबाइल में देखो, आपको सैकड़ों ऐड हम मिलेंगे। वो किस लिए मिलेंगे, क्योंकि ये होता ही कंपटीशन कैसा है, अल्पाधिकार। ठीक है, इसके बाद है कीमत परिदृढ़ता। कीमत परिदृढ़ता यहाँ पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने आगम वक्र पढ़ा था कि अल्पाधिकार में कीमत क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है एकदम। ठीक है, मतलब ना तो वो ऊपर हो पाती है, कम हो पाती है, और ना ही वो नीचे हो पाती है। तो यहाँ पर कीमत परिदृढ़ता की स्थिति पाई जाती है। और इसके बाद है फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति। मतलब फर्में आपस में इतनी अधिक कॉम्पिटिटर हो जाती हैं कि वो आपस में विरोधी प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से अल्पाधिकार की कितनी विशेषताएं हो गई, 5 विशेषताएं। अब इन 5 विशेषताओं को हम डिटेल में पढ़ लें। तो पढ़ते हैं हम इसकी पहली विशेषता, जो कि क्या है, पारस्परिक निर्भरता। तो बच्चों हमने देखा कि अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या क्या होती है, कम पाई जाती है। तो फर्मों की संख्या कम पाई जाने के कारण उनमें आपस में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। निर्भरता किस प्रकार से कि यदि एक फर्म ने अपनी कीमत को क्या कर दिया, कम, तो दूसरी फर्म भी क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी, वो भी क्या कर देगी, कीमत को कम कर देगी। और जरूरी नहीं है वो कीमत को कम करे, वो कुछ और भी कर सकती है, विज्ञापन को प्रभावी कर सकती है, या फिर वो अपनी जो लागतें हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगी। तो इस प्रकार से एक फर्मों की कीमत कम करने से दूसरे फर्म पर क्या होगा, बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा, वो भी अपनी कीमत पर और उत्पादन मात्रा को क्या करेगी, परिवर्तित करने का और अपने लाभ बढ़ाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। क्योंकि
हमने पढ़ा था ना कि फर्म का उद्देश्य क्या होता है, लाभ को अधिकतम करना। तो कीमत कम करने वाली फर्म क्या चाहती है, अपने लाभ को अधिकतम करना। इसीलिए उसने क्या किया, कीमत को कम कर दिया ताकि कि बहुत सारे उपभोक्ता उसके पास आए और उससे ही क्या करें, उस सारी वस्तुओं का क्रय करें। लेकिन ऐसे में जो दूसरी फर्म है वो चुपचाप तो नहीं बैठेगी, वो भी तो कोई ना कोई रिएक्शन लेगी, वो भी तो क्या चाहती है, अपना लाभ चाहती है। तो इस प्रकार से एक फर्म की जो भी कीमत नीति होती है, उत्पादन नीति होती है, उसका प्रभाव दूसरी फर्म पर अवश्य पड़ता है। आपस में निर्भरता बहुत अधिक पाई जाती है। कहाँ पर, अल्पाधिकार में। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि विक्रेताओं की संख्या कम होने से परस्पर निर्भरता पाई जाती है। और जो एक फर्म है, कम फर्में पाई जाती हैं, तो एक फर्म उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादित करती है, तो उसी वजह से उसकी जो भी कीमत नीति है उसका प्रभाव दूसरे पे उत्पादक पे बहुत अधिक पड़ता है। कुल उत्पादन में फर्म का बड़ा हिस्सा, अतः वह बाजार में कीमत पे उत्पादन को प्रभावित करने में क्या होती है, सक्षम होती है। मैंने यही बताया ना, क्योंकि वो फर्म का बड़ा उत्पादन में बड़ा हिस्सा होता है, इसीलिए वो क्या करती है, जो कीमत व उत्पादन नीति में परिवर्तित करने में सक्षम होती है, उसके द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो क्या करता है, पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। समझ में आया? अर्थव्यवस्था को प्रभावित मतलब जो उनका पर्टिकुलर जो सेक्टर चल रहा है, उनका जो पर्टिकुलर उद्योग चल रहा है, उसको बहुत अधिक प्रभावित कर पाता है। आगे देखते हैं, फर्म की कीमत नीति, विक्रय शैली, उत्पादन नीति, विज्ञापन आदि उद्योग में अन्य सभी को प्रभावित करती हैं। जो फर्म की कीमत नीति है, फर्म ने क्या कीमत नीति बनाई है, क्या उसकी विक्रय शैली है, क्या उसकी उत्पादन नीति है, क्या वो विज्ञापन दे रही है, तो इन सब का प्रभाव अन्य फर्मों पर बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि सभी फर्में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती हैं, एक दूसरे पर निगरानी रखती हैं। वो देखती हैं कि हाँ ये फर्म क्या कर रही है, चलो हम भी इसको, हाँ हम भी अपनी विक्रय शैली बढ़ाने के लिए करें। मैंने आपको बताया था ना कि टीवी पर सैकड़ों ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐड्स आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, मोबाइल्स में देखे होंगे कि ये ऐड आपको, तो हाँ यार इसकी अच्छी है ये कार, नहीं इसकी कार और भी अच्छी है, इसमें ये फीचर्स है ये। तो वो क्या करती है, मनोवैज्ञानिक रूप से उपभोक्ताओं को लुभाने का प्रयास करती हैं, अपने लाभ अधिकतम करने का प्रयास करती हैं, और एक दूसरे की जो भी चालें होती हैं उस पर क्या करती हैं, वो निगरानी रखती हैं कि वो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या कर रही है। तो चलो हम भी इस तरह से कुछ नया सोचते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, ताकि हमारे लाभ भी क्या हो, अधिकतम हो पाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद है, फर्म को कीमत निर्धारित करते समय अन्य फर्मों की प्रतिक्रिया को क्या करना पड़ता है, सुनिश्चित करना होता है। इसीलिए यदि फर्म कोई भी कीमत निर्धारित करती है तो वो ये सोचती है कि यदि मैं ये कीमत निर्धारित करूँगी तो मेरी जो दूसरी फर्म है, मतलब मेरी जो प्रतिद्वंदी फर्में हैं, वो क्या करेगी, तो उसको ये सुनिश्चित करना होता है, तभी वो अपनी फर्मों को क्या कर सकती है, जो अपनी कीमत है उसको क्या करती है, निर्धारित करती है। क्या पता उसने कीमत कम की तो जो दूसरी फर्म है वो भी और भी कीमत कम कर दे, या उसने कीमत कम करने पर वो अपने विज्ञापन व्यय को बढ़ा दे, या उसने कीमत कम की तो वो अपने कच्चे माल के स्रोत है उनके कुछ और जुगाड़ लगाने लग जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि फर्में कोई भी डिसीजन लेते समय ये ध्यान रखती है कि उसके प्रतिद्वंदी फर्में क्या डिसीजन लेंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पारस्परिक निर्भरता बहुत अधिक पाई जाती है। तो ये इसकी पहली विशेषता थी। अब इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं, वो क्या है, प्रतियोगिता। अब मैंने बताया परस्परिक निर्भरता की, एक फर्म क्या कर रही है तो दूसरी फर्म उस पर क्या करती है, निगरानी रखती है। मतलब एक फर्म जो भी काम कर रही है तो दूसरी फर्म क्या करेगी, उसकी जो भी चाल है उस पर क्या करेगी, निगरानी रखेंगी, क्योंकि आपस में जो फर्में होती हैं वो प्रतिद्वंदी होती हैं। यदि एक फर्म को लाभ मिल रहा है तो दूसरी फर्म क्या करेगी, वो भी चाहेगी कि इसको लाभ मिल रहा है तो ये लाभ का हिस्सा मुझे भी बनना है। समझ में आया? क्योंकि फर्में क्या करती हैं, या लाभ के लिए ही कार्य करती हैं, तो एक दूसरे की चालों पर निगरानी रखती हैं, एक दूसरे में बहुत अधिक प्रतियोगिता मिल पाई जाती है। यदि हम अल्पाधिकार की स्थिति देखें तो सबसे अधिक प्रतियोगिता यहीं देखने को मिलती है। यहाँ जन्म मरण का क्या होता है, प्रश्न होता है कि नहीं, यदि इसने लाभ कमा लिया तो मैं तो रह गई, तो मुझे तो क्या करना होगा, और भी अधिक अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने होंगे, कीमतों को कम करना होगा, उत्पादन को बढ़ाना होगा, या वॉटएवर जो भी है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ प्रतियोगिता बहुत अधिक पाई जाती है। तो यही यहाँ पर लिखा है, अल्पाधिकार में फर्म प्रतिद्वंदी फर्मों की चालों पर निगरानी रखती है और प्रतिवार हेतु क्या रहती है, तैयार रहती है। मतलब उसने एक एक्टिविटी की तो क्रिया पर मैं उस पर प्रतिक्रिया करूंगी। समझ में आया? तो आपस में क्या होता है, प्रतिक्रिया के लिए वो तैयार रहती हैं। यदि उसने कोई अपना एक स्टेप उठाया तो दूसरी फर्म कोई दूसरा स्टेप जरूर उठाती है। कीमतें कम की उसने तो दूसरी फर्म और भी कीमतें कम कर देती है, तभी तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसके पास वस्तु लेगा। अन्यथा यदि वो कीमतों को कम नहीं करे तो क्या होगा, उपभोक्ता
तो उसी के पास वस्तु लेगा ना जिसने अपनी कीमतें कम की हैं, तो उसका लाभ तो कुछ ही नहीं हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि एक फर्म की चालों पर दूसरी फर्म पूरी तरीके से निगरानी रखती है और साथ में प्रतिवार हेतु तैयार भी रहती है। अतः वास्तविक प्रतियोगिता कहाँ मिलती है? इसी बाजार संरचना में परिलक्षित होती है। तो समझ में आ गया आपको इसकी दूसरी विशेषता, प्रतियोगिता। अब इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं जो कि है विज्ञापन। तो बच्चों, विज्ञापन तो यहाँ पर बॉमल ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि विज्ञापन तो अल्पाधिकार में जन्म मरण का प्रश्न बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीवी में और मोबाइल्स पे और न्यूज़पेपर में सैकड़ों विज्ञापन मिलेंगे, वाहन के, स्टील के और सीमेंट के, ये सब उदाहरण बताए थे ना मैंने। तो इसमें क्या है, जन्म मरण का प्रश्न है, अर्थात विज्ञापन से ही ये क्या करते हैं, उपभोक्ताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तभी तो उपभोक्ता उनकी वस्तु लेने के लिए क्या हो जाता है, विवश हो जाता है। तो विज्ञापन इसकी अल्पाधिकार की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। विज्ञापन और से ही क्या होती है, ये अपने विक्रय को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और दूसरे जो अपने प्रतिद्वंदी फर्म है उनके लाभों को कम करके खुद के लाभों को बढ़ा सकते हैं। तो विज्ञापन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण इसकी क्या बन के आती है, विशेषता बनती है कि फर्मों की परस्पर निर्भरता के कारण अपना हिस्सा कुल उत्पादन में बनाए रखने तथा विक्रय प्रोत्साहन हेतु विज्ञापन के कारण फर्मों को भारी मात्रा में विक्रय लागतें वहन करनी पड़ती हैं। अब अपनी जो कुल उत्पादन में हिस्सा है वो चाहते हैं बना रहे और भी ज़्यादा हो जाए, और इसके अलावा वो फर्में वहाँ से निकलना नहीं चाहती, अपने लाभों को क्या करना चाहती है, अधिकतम करना चाहती है, इसीलिए वो विज्ञापन पर इतना सारा व्यय करती हैं और इसी कारण अल्पाधिकार में विक्रय लागतें बहुत अधिक पाई जाती हैं। विक्रय लागतें ही तो होती है विज्ञापन। हमने पढ़ा था ना एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता में कि विक्रय लागतें क्या होती हैं, कि हम क्या करते हैं, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स है उसको बेचने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, तो उसी वजह से विक्रय लागतें यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ी हुई होती हैं। तो इसकी तीसरी विशेषता विज्ञापन आपको समझ में आ गई। अब चौथी विशेषता देखिए, तो चौथी विशेषता क्या है, इसकी कीमत परिदृढ़ता। हमने जब आगम वक्र पढ़े थे तब भी हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर कीमत जो प्राइस रिजिडिटी की स्थिति पाई जाती है, कीमत परिदृढ़ता पाई जाती है, क्योंकि यदि क्या होती है, एक फर्म ने यदि अपनी कीमत को कम कर दिया तो दूसरी फर्म में भी क्या करेंगी, मतलब एक फर्म ये चाहती है कि कीमत को कम करके मैं तो अपने अधिक उत्पादन को बेच सकूं और लाभों को अधिकतम कमा सकूं, तो क्या करेगी, दूसरी फर्म भी कीमत को कम कर देगी। तो जो उसको लाभ होना चाहिए था वो उसको लाभ नहीं हो पाता क्योंकि उपभोक्ता उसकी तरफ चले जाती है। यदि एक फर्म ये चाहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, कीमत को बढ़ा देती हूँ और बढ़ा के क्या करती हूँ, लाभ वसूल करूँगी, तो कीमत बढ़ाने पर क्या होगा, उपभोक्ता सारे कहाँ चल जाएंगे, जिसकी कीमत कम होगी वहाँ पर। तो यहाँ पर फर्म इसीलिए प्राइस रिजिडिटी या कीमत परिदृढ़ता पाई जाती है, ना तो कम कर पाती है ना तो अधिक कर पाती है। वो इसीलिए क्योंकि यदि ऐसा करती है तो जो उनके प्रतिद्वंदी फर्में हैं वो भी क्या करती हैं, प्रतिवार हेतु तैयार ही रहती हैं। तो ऐसे में किसी को भी लाभ हासिल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर कीमत परिदृढ़ता पाई जाती है। तो ये फर्म, ये जो अल्पाधिकार की कौन सी विशेषता हुई, चौथी विशेषता। तो एक फर्म यदि कीमत कम करती है तो अन्य फर्म भी उसका क्या करती है, अनुसरण। फलस्वरूप कीमत युद्ध होता है जिससे किसी भी फर्म को लाभ नहीं होता, ठीक है। यदि फर्म लाभ कमाने के उद्देश्य से फर्म कीमत बढ़ा देती है तो बिक्री क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अतः कीमतें यथास्थिर बनी रहती है। कीमतें बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं होता, कीमतें घटाने से भी कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए फर्मों अधिकतर क्या करती है, अपनी कीमतें जैसी हैं वैसी ही बनाए रखती हैं, इसमें कोई ज़्यादा कमी और अधिकता नहीं करती है। समझ में आ गया बच्चों, ये इसकी कौन सी हो गई, चौथी विशेषता, कम कीमत परिदृढ़ता, जिसे हम प्राइस रिजिडिटी कहते हैं, और इसके बारे में हम आगम वक्रों में भी पढ़ चुके थे। आगे देखें तो आगे है फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति। यहाँ पर मैंने आपको कितनी बार बताया कि यहाँ प्रतिद्वंदी फर्में पाई जाती हैं, आपस में क्या होती है, प्रतियोगिता पाई जाती है, तो फर्मों के मध्य क्या हो जाती है, विरोधी प्रवृत्ति होती है। एक फर्म दूसरी फर्म के अगेंस्ट कार्य करता है, जो वो कार्य करता है उसको देखते हुए उसके प्रतिवार हेतु क्या रहता है, तैयार रहता है। तो लाभ कमाने की इच्छा होती है यहाँ और अपना प्रभुत्व बनाए रखने का उद्देश्य होता है। फर्मों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो सभी फर्म लाभ कमाना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं, कुल उत्पादन में अपना योगदान अधिक से अधिक देना चाहते हैं, इसीलिए फर्मों के मध्य क्या पाई जाती है, विरोधी प्रवृत्ति पाई जाती है। फर्मों के मध्य क्या रहती है, होड़ बनी रहती है, अतः फर्मों के मध्य संघर्ष व विरोध की स्थिति बनी रहती है। आपस में वो फर्में कैसे हो जाती हैं, प्रतिद्वंदी हो जाती हैं। तो आपको अल्पाधिकार की पांचों विशेषताएं समझ में आ गई। पहली हमने पारस्परिक निर्भरता पढ़ी थी, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी कि फर्म कीमत परिदृढ़ता होती है, फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति होती है, और
क्या होती है, विज्ञापन यहाँ जीवन मरण का क्या होता है, प्रश्न बना रहता है। तो इस प्रकार से ये अल्पाधिकार की पांचों विशेषताएं आपको याद रखनी है। अपनी कॉपी में ये सारी विशेषताओं को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अल्पाधिकार की विशेषताएं बताइए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अल्पाधिकार में आगम वक्र कैसे होते हैं या मांग वक्र कैसा होता है। तो अल्पाधिकार में औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्रों के बारे में हमने पढ़ा था, किसमें, आगम वक्र में जाना था ना, कि कैसा होता है अल्पाधिकार में, विंकुचित आगम वक्र होता है। जो औसत आगम वक्र या मांग वक्र कैसा होता है, विंकुचित होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कीमत परिदृढ़ता की स्थिति पाई जाती है। यदि फर्में कीमत कम करती है तब भी उन्हें ज़्यादा लाभ हासिल नहीं हो पाता, और यदि अधिक करती हैं तब भी उन्हें लाभ हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि प्रतिद्वंदी फर्में उनके प्रतिवार हेतु तैयार रहती है। इसीलिए फर्में अपनी कीमत जो है वही बनाए रखती हैं। तो यहाँ पर जो कीमत परिदृढ़ता की स्थिति पाई जाती है, इसी वजह से जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, विंकुचित। तो बच्चों जो विंकुचित मांग वक्र है, किंक्ड जो डिमांड कर्व है उसकी अवधारणा दी थी पॉलेम-स्वीजी ने। किसने दी थी, पॉलेम-स्वीजी। आपको नाम याद रखना है कि किंक्ड डिमांड कर्व की अवधारणा किसने दी थी, पॉलेम-स्वीजी ने। तो उन्होंने बताया था कि किंक्ड मांग वक्र कैसे होता है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के वक्र बनाएंगे, एक तो लोचदार और एक बेलोचदार, और उन दोनों से मिलकर बनता है हमारा विंकुचित मांग वक्र। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर फर्मों के मध्य अत्यधिक निर्भरता के कारण मांग वक्र अनिश्चित रहता है। अनिश्चित ही रहेगा क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया ना कि फर्म क्या रिएक्ट करेगी उसका कुछ अंदाजा नहीं हो पाता। अल्पाधिकार में विंकुचित मांग वक्र पाया जाता है, और विंकुचित मांग वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पॉलेम-स्वीजी ने। ठीक है, इसके आगे है वस्तु की कीमत वृद्धि पर मांग वक्र लोचदार, और कीमत में कमी होने पर कैसा होता है, बेलोचदार। हमने पढ़ा था, यहाँ पर हम अब फिर बना के देख लेते हैं। तो एक तो हो गया जैसे लोचदार मांग वक्र डी, ठीक है, ये तो हो गया हमारा लोचदार, और एक हो गया हमारा बेलोचदार, ये हो गया डी बेलोचदार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो कीमत है वो यदि अधिक होती है तब तो होता है लोचदार। कैसा होता है, लोचदार, इकाई से अधिक। और जब कीमत कम होती है तो मांग वक्र होता है बेलोचदार। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर होता है इकाई से कम, बेलोचदार। तो इस प्रकार से ये लोचदार और फिर बेलोचदार, किंक्ड, कैसा, किंक्ड, ये इस वाले बिंदु, हम इसको बी बिंदु मान लें, इस बिंदु पर जाके मांग वक्र क्या हो जाता है, विंकुचित हो जाता है, किंक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मांग वक्र विंकुचित पाया जाता है। इस प्रकार से आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है कि लोचदार कैसा होता है, अधिक कीमतों पर, और कम कीमतों पर कैसा होता है, बेलोचदार होता है। और इस बिंदु पर यहाँ पर विंकुचित हो जाता है कीमत परिदृढ़ता के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कीमत कैसी पाई जाती है, अनिश्चित पाई जाती है। तो मांग वक्र भी कैसा हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर किंक्ड होता है, यहाँ पर आप पी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्यू लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ औसत आगम वक्र या मांग वक्र कैसा पाया जाता है, विंकुचित पाया जाता है। यही यहाँ पर लिखा है कि अल्पाधिकार मांग वक्र एक स्थापित कीमत पर विंकुचित होता है। इसी कारण अल्पाधिकारी कीमतों को स्थिर रखते हैं कि कीमत स्थापित हो गई, और यहाँ पर ही क्या होता है, किंक्ड हो जाता है, विंकुचित हो जाता है। तो बच्चों अभी हमने क्या जाना, अल्पाधिकार के बारे में डिटेल में अध्ययन कर लिया। द्वैधाधिकार तो आपके कोर्स में है ही नहीं। अल्पाधिकार में हमने क्या जाना कि अल्पाधिकार में कीमतों, जो फर्मों की संख्या है वो कुछ होती हैं, जो कि समरूप भी और विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुओं को क्या करती हैं, उत्पादित करती हैं। इसके बाद हमने अल्पाधिकार के जो प्रकार हैं, समन्वय के आधार पर, सहमति के आधार पर, वस्तु विभेद के आधार पर, प्रवेश करने की स्वतंत्रता के आधार पर, और इसके आधार पर हमने पूरे पढ़े हमने कि किस प्रकार के अल्पाधिकार होते हैं, उनको डिटेल में जाना। पूर्ण अल्पाधिकार, अपूर्ण अल्पाधिकार, आंशिक अल्पाधिकार, पूर्ण अल्पाधिकार, इसके बाद व्यवसायी संघ अल्पाधिकार, पढ़ा नहीं पढ़ा, संगठित अल्पाधिकार, तो इनका हमने डिटेल में अध्ययन किया। उसके बाद हमने अल्पाधिकार की विशेषताएं पढ़ी कि पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, अल्पाधिकार में विज्ञापन होता है, फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति होती है, फर्मों की प्रवेश की स्वतंत्रता के आधार पर तो हमने जाना ही था, खुला और बंद अल्पाधिकार। तो ये सारी चीज़ें हमने अल्पाधिकार के बारे में स्टडी की ना, कि आपको अच्छे से
समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए और हाँ, ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो अल्पाधिकार का वक्र, जो विंकुचित मांग वक्र होता है, उसको भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है और याद रखना है कि विंकुचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दी थी? पॉलेम्सवीजी ने, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर में बनकर आता है और इसमें से छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको अल्पाधिकार को अच्छे से स्टडी करना है, कॉपी में नोट करना है और इसी के साथ आपका 12 चैप्टर बाजार के अन्य स्वरूप खत्म होता है। अब हम करेंगे इसके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न की। हमने भी पूरा चैप्टर पढ़ लिया। एकाधिकार के बारे में हमने यहाँ जाना, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में हमने जाना, अल्पाधिकार के बारे में जाना। तो आपने जितनी भी जानकारी हासिल की है, जितनी भी नॉलेज ली है, जितना भी अपनी कॉपी में नोट किया है, तो इन सबको एग्जामिन करना तो बनता ही है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।